जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है भाई बच्चों, सभी भाइयों का, सभी बच्चों का, सभी छात्रों का स्वागत है भाई आपके यूट्यूब चैनल जीएसएम हिंदी पॉइंट में बच्चों। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हमारी कक्षा 12 और कक्षा 10 की जो परीक्षाएं भाई नज़दीक हैं और मैं प्रैक्टिस सेट शुरू कराऊंगा। तो बच्चों आज मैं आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर के आया हूँ। और देखिए आप देख रहे हैं कि ये लिख रहा है सामान्य हिंदी 2024। भाई 2024, 2023, 2022 तक के मेरे खुद के बनाए हुए जो प्रैक्टिस सेट हैं जिन्हें मैं क्रम सहित आपको बताऊंगा। आज का हमारा नोट कर लेना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और ये भी कौन सा है, हमारी जो इंटर की क्लास है, जो कक्षा 12 की क्लास है, इसका भाई ठीक है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। भाई सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और ऐसा नहीं कि नहीं 99% होगा। 99% यदि मेरे इस पेपर को आप हल करोगे बिल्कुल इसी में से आएगा। मुश्किल से मैं आपको 10 या 12 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और मेरा विश्वास है 10 या 12 में से एक भी प्रश्न बच नहीं पाएगा यदि सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरी भविष्यवाणी है, ठीक है। तो कोई बच्चा शक में ना रहे, संदेह में ना रहे, विश्वास के साथ मेरी इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपके नंबर जो है 100 में 100 ही आएंगे, ठीक है। ये मेरा विश्वास है भाई। देख लीजिए ऊपर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र। ये मेरा खुद के बनाए हुए हैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है। 2022-21 तक के बने हुए हैं, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25 तक का। तो आप जो है एक दिन छेकने के बाद में, देखिए आज हमारी कक्षा इंटर की का प्रैक्टिस सेट है तो कल हमारा होगा कक्षा 10 का प्रैक्टिस सेट, ठीक है बच्चों। तो शुरू करेंगे भाई सामान्य हिंदी, ठीक है। सेट नंबर 1, 302 कोड बनाया मैंने इसका, ठीक है। समय 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट जो होता है ना बच्चों, 15 मिनट का जो समय होता है हमारा, वो होता है बच्चे को पेपर पढ़ने और समझने के लिए, ठीक है भाई। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, 2 खंडों के सभी प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है भाई। जैसे क है, ख है, ग है, तो खंड दिए हैं, उसे हम जो ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा सबसे पहला प्रश्न है हमारा, आइए शुरू करते हैं क्लास को भाई। स्वागत है सबका आपके जीएसएम हिंदी पॉइंट चैनल में। और भाई सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आपको कोई जो है फीस नहीं लगती इसमें, ठीक है। तो आप शेयर या अपने मित्रों से, छात्रों से बता सकते हैं भाई, ठीक है। हमें भी आपके लाइक, शेयर, कमेंट करने पर जो है आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा, ठीक है। तो भाई शुरू करेंगे बेटा क्लास को। देखिए प्रश्न नंबर 1 का क्या है, मेरी असफलताएं किस विधा की रचनाएं। देखिए मेरी असफलताएं किस विधा की रचनाएं, तो कहानी की है, आत्मकथा की है, डायरी की है, जीवनी की है। बताइए कौन सा सही होगा। तो ये है भाई आत्मकथा। देखिए मेरी असफलता जो बाबू गुलाब राय ने लिखा है, बाबू गुलाब राय ने लिखा है मेरी असफलताएं, तो ये आत्मकथा है, ठीक है बेटा। कौन सा, आत्मकथा। आत्मकथा पे लगा देंगे भाई, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा बाबू गुलाब राय की रचना है, ठीक है। दूसरा ख देखिए हमारा, पहले का ख, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। कौन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, राहुल संस्कृतायन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद या नागार्जुन। भाई सबको मालूम है इसका, राहुल संस्कृतायन है, था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा इन्होंने पाठ भी लिखा है अपने इंटर में, ठीक है। तो ख का कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा राहुल संस्कृतायन। देखिए बड़ी मेहनत से, तल्लीनता से वाल को मैंने जो है प्रैक्टिस सेट को बनाया है, आप भी इसे मेहनत से देखें, ठीक है। 100% आएगा, 100% ये मेरा विश्वास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है भाई। जैनेन्द्र ने क्या लिखा है, इरावती, ऋतुचक्र, सुनीता या निर्मला। भाई निर्मला तो जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा, आपको मालूम ही है, ठीक है। इरावती भी शायद, हाँ इरावती जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो सुनीता जो है, इनकी रचना क्या है, सुनीता, ठीक है। सुनीता सही होगी भाई, कौन सी, सुनीता। अच्छा घ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था, किसने किया था, ठीक है भाई। आप जो है नहीं कमेंट भी करते रहेंगे, कितने आपके सही होंगे कितने गलत होंगे बहुविकल्पीय में, ठीक है। और मुझे बताते भी रहेंगे, ठीक है। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था किसने, किसने किया था, ब्राह्मण का प्रताप नारायण मिश्र ने किया था भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा हाथ भी उधर से अलग हो रहा है, कोई बात नहीं, आप निशान पे देख लीजिए। अच्छा ब्राह्मण बताया, ऐसे मैंने चिंतामणि है, चिंतामणि रचना के लेखक कौन है, तो चिंतामणि के भाई कौन होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तुम अपने हाथ, मेरा हाथ इधर से थोड़ा उल्टा पड़ रहा नहीं। अब देखिए आ गए भाई 2 का क, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है,
हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना। तो इसका हो जाएगा भाई वैदेही वनवास। ठीक है, कामायनी नहीं भाई, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है भाई। हैं, कश्मीर सुषमा भी नहीं है, प्रेम माधुरी ये तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो अयोध्या सिंह हरिओद ने क्या लिखा है? वैदेही प्रवास। अच्छा, ख देखिए, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार कौन है भाई? सरोज के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भाई, ये तो बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग देखिए, उपन्यास मैले हो गए। वाह, कितनी वेरी इंपॉर्टेंट जो रचना है, उपन्यास मैले हो गए किसकी? हाँ, काव्य पंक्ति है भाई। ठीक है, किसकी काव्य पंक्ति है? त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, मुक्तिबोध की या अज्ञेय की? बताइए। देखिए, ये है अज्ञेय की। ठीक है, वालों को कभी कभी एक नाम आ जाता है भाई, अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। तो अज्ञेय का पूरा नाम हो जाएगा सच्चिदानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है बेटा, पूरा नाम हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? क्या बताया मैंने? उपमान मैले हो गए। तो इसका किसकी रचना है? ये है हमारी अज्ञेय की। ठीक है बेटा, अज्ञेय हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? भाई बताइए, किसने कहा है? किसने कहा बताइए? स्थूल के प्रति किसने कहा है, इसे बताइए। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने बच्चों छायावाद को, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को क्या बताया है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध कहा है। तो इसमें छायावाद सही हो जाएगा। ठीक है, और कहा भी किसने है? यदि ये कहने के लिए आ जाए तो डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में आ जाइए। प्रश्न नंबर 3 में देखिए भाई, दिए गए गद्यांश, हाँ थोड़ा और जूम कर लेता हूँ भाई, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में, ठीक है, रूपों में साहित्यिक जन अपने अपने मानसिक भावों पर प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। इसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, गद्यांश पे तो या तो बच्चों ये है निचला गद्यांश को कर देंगे, या अथवा लिखा हुआ है, या फिर आप एक को करेंगे, कोई से को कर लीजिए। मैं आपको दोनों हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक को कर लीजिए। इसमें कुछ प्रश्न दे रहा, प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब भाई संदर्भ में क्या लिखेंगे हम? ये हमारा ही बताइए किस में से लिया गया? तो जैसे ये लिया गया हमारा किस में से? राष्ट्र का स्वरूप, गद्य गरिमा। भाई आप देख रहे हैं पद नहीं है, गद्य गरिमा है। तो गद्य गरिमा में क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है बेटा, राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा। और इसके जो लेखक होंगे राष्ट्र के स्वरूप में, देखिए मैंने बताया राष्ट्र का स्वरूप, इसी पर लिखे देता हूं भाई, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल। जो बच्चों आज की वीडियो को छोड़कर भागेगा उसका पेपर अधूरा रहेगा। ठीक है, उसी की समझ में आएगा जो मेरा पूरा पेपर करेगा। आपकी ये भी समझ में आ जाएगा भाई मुक्त खंड काव्य क्या है, कौन सा करना है, क्या करना है, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, देख लीजिए। हाँ, तो ये है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे भाई? प्रस्तुत गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से ली गई है। और इसके लेखक कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल है भाई। ठीक है, गद्यांश का संदर्भ ये हो गया। और अर्थ क्या हो गया? अर्थ आपको इसको लिख दोगे बस। क्योंकि किसने? वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा भाई साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक को प्रकट करते हैं। बस थोड़ा बहुत शब्द हमें इधर से उधर करना है, बाकी कुछ नहीं करना। गद्य गरिमा में तो सेम टू सेम आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो मेन चीज होती है कि इसका जो संदर्भ क्या है। दूसरा देखिए, खैर राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को किन रूपों में प्रकट करते हैं? राष्ट्रीय जन अपने, ठीक है,
तो देखिए, साहित्यिक, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। तो भाई यहाँ से साहित्यिक से होकर पहले प्रश्न का उत्तर और यहाँ तक हो जाएगा भाई 2 लाइन। ठीक है नहीं भाई, कै भी हो गया हमारा और ख भी हो गया। तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश क्या है भाई? वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और क्या है, उससे आनंदित होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा जो व्यक्ति सहृदय है, तो इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अच्छे मन का होता है, अच्छे हृदय का होता है, वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। ठीक है, चाहे वो संस्कृति कैसी भी हो, ठीक है, लेकिन यदि वो सही है तो उसके हर पक्ष को स्वीकार करेगा। इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा। ठीक है, घ हो जाएगा। घ देखिए, आंतरिक आनंद की दृष्टि से किन में एक सूत्रता, किन में एक सूत्रता, तो भाई इसी में से ढूंढने बच्चों, अलग से नहीं ढूंढने। किस में एक सूत्रता है तो यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, किस में है, देखिए आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृद है, जो हमारा अंडरलाइन है, टोटल इसमें ही से इसका भी आंसर यही हो जाएगा भाई। ठीक है, घ का भी। अणे देखिए, कौन सी भावना राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है? कौन सी भावना भैया बताइए? तो ये लिखा हुआ सबसे नीचे देख लीजिए, विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ये लिखा हुआ है उदार भावना। उदार भावना से लाएंगे, उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ठीक है बेटा, आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला। और अब देखिए आप दूसरे पे, भाई थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करूंगा, हमारे पास ज़्यादा साधन नहीं है, लेकिन समझाने का आप तरीका समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और पेपर को आगे बढ़ाता हूं मैं। देखिए बेटा, अब ये इस पर ये पूछ रहा है कि ये किस में से लिया गया भाई। देखिए, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं से हतभाग्य समझने में मुझे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन को के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब में लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि से उतनी ही दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं अनुमान कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो पहले का क्या उपयुक्त तो गद्यांश का संदेश लिखिए। गद्यांश है भाई, तो क्या लिख देंगे, प्रस्तुत गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के। ठीक है, गद्य गरिमा के कौन से पाठ से लिया गया भाई? अशोक के फूल। कौन से लिया गया, यहीं पे लिखे देता हूं बेटा, अशोक के, भाई अशोक के पुष्प के बारे में हो रही है, अशोक के फूल होगा। और भाई इसमें इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपने पढ़ा होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं भाई इसके। ठीक है बेटा, हाँ, तो क्या है, गद्यांश का संदेश लिखिए। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के अशोक के फूल से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं बेटा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या में आप इसका अर्थ लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। गद्यांश के लेखक ने स्वयं को किसके बारे में कहा भाई? बताइए, किसके बारे में? अशोक के फूल की तरह बताया उसने। ठीक है, अच्छा, अंतर्यामी और दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। अंतर्यामी होता है भाई जो अपने अंदर मन की भावनाओं को समझता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देखिए, कहाँ है भाई? दूरदर्शी कौन होते? कुछ लोग, ये लिखा हुआ है, सुंदर वस्तुओं का हतभाव समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है तो वे बहुत दूरदर्शी हैं। ठीक है, और जो सामने पड़ गया उसके जीवन के अमित मुहूर्त का भी हिसाब वे लगा लेते हैं, तो मेरी दृष्टि में उतनी दूर नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। ठीक है, और असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। अंतर्यामी का मतलब ईश्वर से संबंधित है, कि भाई भगवान ही जानते होंगे। ठीक है, अंतर्यामी भगवान से, दूरदर्शी का मतलब जो दूर की देखने वाला। भाई अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है बच्चों। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब आ जाता है, ये तो आपका गद्य गरिमा का होगा। अब आएगा भाई आपका काव्यांजलि का। ठीक है, काव्यांजलि में भी इसी प्रकार से 2 प्रकार से आएंगे। अथवा में क्या है, देखिए, दिए गए पद्यांश, भाई आप बच्चे ध्यान से देखें, पद्यांश किसे कहते हैं और गद्यांश किसे कहते हैं भाई। ठीक है, जो गद्य गरिमा से है उसे गद्यांश कहेंगे, जो पद से है उसे पद्यांश कहेंगे।
काव्यांजलि से होगा। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होगा, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल भी क्या होगा, उमड़ी कल थी मिट आज चली। भाई ये आपके पाठ लिया गया है, किससे होगा, ये होगा शायद मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, महादेव वर्मा जी ने लिखा है। यहीं पे लिख देता हूँ बच्चों में, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, महादेवी वर्मा जी कहा भाई, महादेवी वर्मा। ठीक है, लेखिका कौन है इसकी, लेखक नहीं है, लेखिका है। तो क्या है, विस्तृत नव का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास है, उमड़ी कल थी मिट आज चली। कल उमड़ करके मैं आसमान में आई थी, बदली कह रही है, और फिर मिट करके यहाँ से चली जाती हूँ। ये पूरा आसमान है, विस्तृत कोना है, लेकिन मेरा यहाँ कोई अपना नहीं, आती हूँ। इतिहास मेरा परिचय यही है कि मैं उमड़ती हुई आती हूँ, बदली कहती हैं, और यहाँ से बह करके चली जाती हूँ। ठीक है भाई, इसका पेज मैं पलटता हूँ। दूसरा देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसको छोटा कर लेता हूँ भाई। थोड़ा सा और करता हूँ इसे। हाँ देखिए, उपयुक्त पद्यांश का संदर्शित अर्थ लिखिए भाई। ठीक है, तो पद्यांश है प्रस्तुत पद पंक्ति, है ना, प्रस्तुत पद पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से ली गई है। इसका पहले का क्या अर्थ बताऊंगा। प्रस्तुत पद पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से ली गई है। और कौन से पाठ से ली गई भाई, ये है मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। और इसकी लेखिका कौन है, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी। ठीक है बेटा, इसका तो संदर्भ हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या बताओ। तो रेखांकित अंश की है भाई, मेरा ने कभी अपना होना। देखिए ये लिखा हुआ है इसमें, मेरा ने कभी अपना होना। मेरा ना अपना कभी होने का मतलब है कि मैं कभी अपनी नहीं हुई भाई। ठीक है, महादेवी वर्मा कह रही है, बदली कह रही है कि मेरा कोई यहाँ ऐसा नहीं होता जो मुझे रोक ले, मैं आती हूँ और बस कर चली जाती हूँ। ठीक है बेटा, अब देखिए अंश की व्याख्या हो गई। और गै देखिए, कवियत्री अपने जीवन की तुलना किसके साथ करती है, बताइए किसके साथ करती है, अपने जीवन की। मेरा ने कभी अपने जीवन की जो तुलना है कवियत्री किससे कर रही है, बदली से कर रही है। ठीक है, बादल से कर रही है। उपयुक्त अंश में कौन सा रस है भाई, बताइए। वियोग श्रृंगार रस, वियोग रस है भाई। ठीक है, पछता रही है वो, क्या है, विस्तृत नभ का कोई कोना, न मेरा का कोई अपना होना, परिचय इतना इतिहास है, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ठीक है, वियोग है, करुण रस का भी जो समावेश है इसमें। ठीक है बेटा, अच्छा यह पद्यांश किस भावना को प्रकट करता है। ठीक है, ये जो है अकेलेपन को महसूस कराता है, या यादों को जो है इसमें जो है प्रदीप्त करता है। ठीक है, अब देखिए अथवा में ये वाल को, अब तुम ऐसा कर सकते हो, इसे नहीं तो अथवा में देखिए उपयुक्त में से हाँ, सुख भोग खोजने अपने सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी में फूलते जन, तुम आत्मा के मन का मनोज। ठीक है, ठीक है बेटा, मनोज। हाँ, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया। ठीक है, और फिर पढ़ कर दिखाता हूँ। देखिए, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले तुम जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। ठीक है, तो बेटा ये जो है नी, ये आपने जो है कौन से पाठ से लिया गया है, ये लिया गया है भाई तुम्हारा होगा शायद बापू के प्रति, भाई महात्मा गांधी के बारे में है, बापू के प्रति है भाई, बापू के प्रति, और लिखा होगा ये जो है सुमित्रानंदन पंत ने। ठीक है बेटा, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है बापू के प्रति। बापू का मतलब महात्मा गांधी के बारे में लिखा हुआ है ना। सुख भोग खोजने आते सब, यहाँ पे वो समझा रहे हैं, सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं कि
पब्लिक जो दुनिया यहाँ आती है, लोग जो आते हैं इस संसार में सुख भोगने आते हैं। आए तुम करने सत्य खोज, लेकिन हे महात्मा गांधी तुम सत्य खोजने आए हो, लोग तो किसको, सुखों को भोगने आते हैं, खोज करने आते हैं, और तुम सत्य को खोजने आए हो। जग की मिट्टी के पुतले जन, ठीक है, पूरे संसार में सब मिट्टी के पुतले हैं, तुम आत्मा के मन के मनोज, लेकिन तुम क्या हो, तुम आत्मा के और मन के मनोज हो, ठीक है। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र रोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा चेतना सब में क्या है, आपने क्या भर दिया, अहिंसा नम्र रोज, है ना, नम्रता वाले विचार भर दिए। पशुता, जो पशुता थी मनुष्य में, वो क्या का पंकज बना दिया, पशुता का पंकज बना दिया। पंकज कहते हैं हम उस कमल के लिए जो कीचड़ में खिलता है, ठीक है। तुमने मानवता का सरोज, तुमने मनुष्यता का सरोज का मतलब कमल खिला दिया, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या पूछ रहा, इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भित लिखिए। तो संदर्भित क्या होगा भाई, क्या होगा, प्रस्तुत पद पंक्ति हमारी काव्यांजलि पुस्तक के पाठ नंबर क्या, बापू के प्रति से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है भाई, सूरदास पंत जी हैं। साधारण मनुष्य संसार में क्या खोजता है, साधारण मनुष्य सुख खोजता है। देखो कै का उत्तर होगा या ख का होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तुम आत्मा के मन के मनोज, ठीक है, तुम मन को जीतने वाले, आत्मा के और मन के जो है कौन हो, मनोज का मतलब कामदेव के समान जो है सबको जीतने वाले हो, ठीक है। गय हो जाएगा। गय देखिए, पशुता का पंकज से कवि का क्या तात्पर्य है, पशुता होती है, ठीक है, निर्ममता या जो है बुद्धिहीनता, लेकिन पंकज का मतलब होता है बुद्धिहीनता या निर्ममता में भी क्या है, कमल में उसमें कीचड़ में कमल का खिलना, ठीक है, ये हो जाएगा। और अब भाई अणे हैं, स्पर्धा और नम्रोज में क्या है, स्पर्धा होती है आपस में कोई टक्कर बराबरी, ठीक है, और नम्रोज है नम्रता, ठीक है। तो भाई ये अपना जो है अणे तक हो जाएगा। पाठ में देखिए 5 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ हम गलती कर देते हैं बच्चों, यहाँ बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से, आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है बेटा। 5 नंबर का होगा ये, ठीक है, 5 नंबर का होगा, ध्यान से देख ले मैं। तो इसमें 3 दिए हैं, वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या हरिशंकर परसाई। तो भाई इसमें से हम जो क्या एक का लिख देंगे, ठीक है। 5 नंबर का आता है, 5 में से हम किसी का एक का लिख देंगे। जैसे कि मान लो वासुदेव शरण अग्रवाल का कुछ बच्चों ने याद किया होगा तो उसका लिख देंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत याद होगा, भाई हरिशंकर परसाई का होगा। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मान लीजिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ, 15 अक्टूबर 1931 में मद्रास में है, ठीक है, मद्रास में हुआ था भाई। और पूरा नाम क्या है इनका, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम पूरा नाम इनका। मृत्यु इनकी 27 जुलाई 2015 में शिलांग में हो गई, ठीक है। इस तरीके से आपके इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं लिखोगे तो आपको 5 नंबर जो है बिल्कुल आसानी से प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। मेरे मार्ग अनुसार चलोगे, मेरे बताए अनुसार, तो मैं मानता हूँ कि आपके जो है 100 में 99 तो आने 100% है, ठीक है भाई। अब देखिए ख, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय। भाई यहाँ तो लेखक का, जो गद्य संकलन लिखते हैं, गद्य गरिमा लिखते हैं, ये तो लेखक हो गए। और यहाँ क्या है, यहाँ काव्य संकलन को लिखने वाले को क्या कहते हैं, कवि। जो कविता लिखता है वो कवि होता है, और जो गद्य लिखता है वो लेखक होता है, ठीक है। तो यहाँ भाई एक कवि का साहित्यिक परिचय देना, मैथिली शरण गुप्त है, सुमित्रानंदन पंत हैं, और सच्चिदानंद क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। तो किसी एक का हम जो है जीवन परिचय लिख देंगे, ठीक है बेटा, किसी एक का भी जीवन परिचय। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त है, मान लो कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था, 3 अगस्त 1886 को वही उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। पिता का नाम रामशरण गुप्त था, माता का नाम काशीबाई था, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी मृत्यु उस सन में हुई, उस सन में जन्म हुआ, इस तरीके से आप इनकी रचना वगैरह को लिख दोगे तो आपको 5 नंबर इसमें फ्री के मिलने हैं। 10 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5 नंबर तो आपके कहाँ से हो जाएंगे, गद्य गरिमा के लेखक से, और 5 नंबर आपको काव्यांजलि के लेखक से, ठीक है बेटा। अब जो विशेष आपको ध्यान रखना, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रश्न नंबर आपका क्या है 6 है, ठीक है बेटा। 6 नहीं 7 है। मैं 6 में के बारे में बताता हूँ पहले। 6 अपना जो है क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई, जो हमारी कथा भारती है, कथा भारती में से आया 6,
ठीक है। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का, आपने बहादुर कहानी भी पढ़ी होगी, ठीक है। क्यों नौकर रहता था बहादुर, एक दिन जो है सब कुछ छोड़ गया, उस पर निर्मला ने चोरी का आरोप लगाया था, उसके गाल पे तमाचे वगैरह मार दिए थे। आपने वो कहानी पढ़ी होगी बहादुर की, बहुत अच्छी कहानी है। या तो ध्रुव यात्रा की या बहादुर की कहानी आप लिख सकते हैं। या अथवा में पंचलाइट, आपने देखा होगा कि गोधन वाली कहानी है वो, कि गोधन गांव का बिगड़ा हुआ बच्चा था और उसने किसी काम का नहीं था, उसे गांव से बाहर निकाल दिया था, लेकिन जब पंचलाइट गांव में आई, किसी पे नहीं जलाएगी तो गोधन ने जलाई थी, तो गांव ने उससे कहा था कि तेरे 7 खून भी माफ है, ठीक है। तो पंचलाइट कहानी को शब्दों में लिख दोगे, अधिकतम 80 शब्दों में लिखना। और प्रश्न, और आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 5 नंबर आपके जो है पक्के हैं। देखिए 15 नंबर तो आपके यहीं पे पक्के हैं। 5 आप गद्य गरिमा के लेखक, 5 आप काव्यांजलि के, और 5 आप जो कथा भारती में, ठीक है। 15 नंबर तो आपके यहीं पक्के हैं। हाँ, 7 नंबर पर आप विशेष करके देखिए जहां हम मिस्टेक कर देते हैं बच्चों, ये भी 5 नंबर का ही है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें अथवा में बहुत आएंगे। कहीं कहीं हम गलती क्या कर देते हैं, जो हमारे याद होता है बच्चों हम उसका लिख देते हैं, जो हमारे याद होता है, जबकि ऐसा नहीं, हमें उसके लिखना है जो हमारे जिले में मान्य होता है या जो हमारे पाठ्यक्रम में होता है। मैं किसी के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं केवल मात्र आपको इतना बताऊंगा कि ये किसके बारे में है। बाकी आप देखेंगे जौन से भी आप जो है भाई, जौन से भी आप मतलब जिले में रह रहे हैं, आपके जिले में कौन सा जो है खंड काव्य है, आप उसे जो है कर लेंगे। जैसे कि एक क्या है, त्यागपति है, त्यागपति है, त्यागपति खंड काव्य। तो त्यागपति किसका? त्यागपति में आपका वो है, इसमें हर्षवर्धन की विजय, उसकी तपस्या, उसके बदले, वो एक हर्षवर्धन के बारे में ज़्यादा है त्यागपति में। जैसे कि ख है सत्य की जीत, तो सत्य की जीत में द्रौपदी का चीरहरण है भाई, ठीक है। और उसमें द्रौपदी का चीरहरण होता है, लेकिन सत्य की जीत होती है। आगे भाई देखिए दूसरी साइड में और कर देता हूँ मैं, ये हमारा, हाँ दूसरे में भाई सत्य की जीत है ना, ठीक है। सत्य की जीत में क्या, वो द्रौपदी का मैंने बताया। रश्मि रथी, रश्मि रथी में दानवती कर्ण, दानवीर कर्ण आता है भाई, ठीक है। थोड़ा सा और आगे करता हूँ, हाँ ठीक है। रश्मि रथी में क्या है, दानवीर कर्ण है। मुक्ति यज्ञ में भाई महात्मा गांधी के बारे में है, और मेरे ख्याल से मुक्ति यज्ञ ही होगा भाई, जो मेरे नज़दीक के रहने वाले हैं, जैसे कि अमरोहा आदि जिले के बच्चे हैं तो मुक्ति यज्ञ आता है। या आलोक भट्ट है, श्रवण कुमार का आप जानते होंगे भाई, वो अपने माँ बाप को जो उसने यात्रा कराई थी, तो जौन से बच्चे का जौन से जिले में हो उसे ही करेगा। हम गलती क्या कर देते हैं, हम कहीं कहीं हमारे श्रवण कुमार याद है तो हम श्रवण कुमार का कर आए, और हमने मालूम पड़ा कि हमारा मुक्ति यज्ञ था, या हमें मालूम पड़ा हमारा सत्य का जीत था, हम दूसरा कर आए, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए भाई थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूँ, प्रश्न नंबर 8, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 8 में देखिए ये लिखा हुआ है, हाँ भाई ठीक है। संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदेश हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद पूछ रहा है। युग के मालवीय स्वकीन प्रभावपूर्ण भाषण जनाना मनासी अमोहत। युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषणों से लोगों के मन को मोह लिया था। अमोहत का मतलब मोह लिया था, ठीक है। अतः सुहृदय च प्राण विकाय प्राप्त देशस्य श्रेष्ठ राम सेवाम कर्तुम प्रेरितम। अतः इसे सुहृदय, इस युवक को सुहृदय मानते हुए, ठीक है, पूर्व न्यायाधीश की डिग्री प्राप्त करने के लिए देश में श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। तदनुताम अयम विधि परीक्षायाम प्रियावर्थे उच्च न्यायालय प्राग विकर्म कर्तु भारतम। इसलिए यह विधि की डिग्री, विधि माने कहते हैं जो हमारा कानून की डिग्री है, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए प्रयाग के उच्च न्यायालय में, ठीक है, अपने स्वकर्म करते हुए भारत का इन्होंने नाम रोशन किया। विधे पृष्ठ ज्ञानेन मधुरालपेन उदार व्यवहारेण चायम शीघ्र में मित्राणाम न्यायाधीशस्य समान भवते। देखिए इनका जो है जो साहित्यिक में, ठीक है, कहाँ छोड़ा भाई, हाँ, इस प्रकार ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रयाग उच्च न्यायालय में चले गए, और विधि में अच्छा ज्ञान होने के कारण, कानून में अच्छा मधुर संबंध होने के कारण, मधुर भाषा होने के कारण, उदार व्यवहार होने के कारण शीघ्र ही इनके मित्र न्यायाधीश से लेके और जितने वहाँ वकील थे सब इनका सम्मान करने लगे, ठीक है। अथवा में भाई फिर आप या तो इसे करेंगे या फिर इसे करेंगे। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि से, महर्षि व्यास है, कवि कुल कालिदास से, अन्य चाहे भास भारवी भभूत्या महाकवि, यानी ये इन कवियों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है।
तो चाहे भाई इसका कर देंगे आप अनुवाद, चाहे इसका कर देंगे। इसका देखिए, संस्कृत साहित्य में आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कविकुल कालिदास, अन्य च भारत भारवी भवभूत्याद्यो महाकवय स्वीक्य ग्रंथें अदापि पाठकाना हृदय विराजन्ते। यानी जो कालिदास हैं, ठीक है, आदि कवि वाल्मीकि हैं, महर्षि वेदव्यास हैं, इन सब कवियों के लिखे हुए महाकाव्यों का आज भी पाठक लोग पाठक लोगों के हृदय में विराजते हैं। इयम भाषा अस्माभि मात्र सम सम्मानीय वंदनीय च। इनकी भाषा जो थी हमारी भारत की मात्र समान भाषिया थी, जो वंदनीय हैं। ये तो संस्कृत न सुरक्षित है सकने थे, ये बिना संस्कृत के सुरक्षित नहीं है। नहीं, यहाँ है भी भारतवातुम स्वतंत्र गौरवम अखंड च संस्कृत में स्तम। इस भाषा द्वारा भारत की स्वतंत्रता और गौरव को अखंडता के रूप में देखा गया है। संस्कृत नयम सुरक्षित, संस्कृत से सुरक्षित ही नहीं सकनोति इदम संस्कृत भाषायाम सर्वासु भाषायाम प्राचीनतम। ये भाषा जो है भारत की प्राचीन संस्कृत प्राचीन भाषा है, श्रेष्ठ भाषाओं में भाषा है। तत् सुवष्टम भाषायाम मुख्या मधुरम, ये सुसूक्तम भाषा रही है, मुख्य मधुर भाषा, दिव्य गिरिवाण और दिव्य भाषा तथा गिरिवाण भारतीय देवताओं की वाणी है। ठीक है, इस प्रकार से हम अर्थ लिख देंगे भाई। तो ये हो गया। अब देखिए ख, ये तो हो गया वाल को। इसमें गद्य। अब पद्य में देखिए दिए गए पद्यांश में किसी एक का 7 नंबर का होता है वाल को, ठीक है, याद रखना। 7 ही नंबर का ये है, तो 7 ही नंबर का ये है। नैवे रोष्टे भद्रम उलूक कस्याम भी अविशेषणम। आपने देखा होगा ये कौन से पाठ से लिया गया है? कौन से भाई? ये तो महान मदन मोहन मालवीय से लिया गया है और ये हमारे संस्कृत साहित्य से। लेकिन ये किससे लिया गया है? आपने देखा होगा उलूक जत, ठीक है, वो कथा है जिसमें जो हंस पोताक है और उसके माला डालती है, किसे पसंद करता है? उल्लू को करते हैं। लेकिन कौवा क्या कहता? कौवा कहता कि जिसकी आंखें देखने में इतनी भयानक हैं तो उसका मुख बाद में कैसा होगा। ठीक है, देखिए, मैंने रोचते भद्रम उल्लू का अभिषेकम। कौवा कहता मुझे अच्छा नहीं लगता इस उल्लू का स्वागत करना। ठीक है, जब वो हंस पोताक की जो है जो बेटी थी उसको वरमाला डालती है तो कौवा कहता कि मुझे इसका जो है उल्लू का अभिषेक अच्छा नहीं लगता। अक्रोधस्य मुखम पश्यम कथम क्रोधवस्ती। बिना नाराज हुए इस उल्लू का मुंह इतना खतरनाक है, इतना क्रुद्ध है। पश्यम कथम क्रोधवस्ती, जब ये नाराज होगा तो कैसा होगा। ठीक है, कैसा होगा। इसलिए कौवा उसका विरोध करता है कि मैं ना रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, और उल्लू उसके पीछे दौड़ता। आपने पढ़ा होगा वो कि उल्लू में जातक कथा में, ठीक है बच्चों, और जितनी भी जातक कथा हैं महात्मा बुद्ध के समय की कथाएं, ठीक है, तभी से उल्लू और कौवा में आपस में दुश्मनी मानी गई है। ठीक है, अब देखिए दूसरे में क्या है। दूसरे में है जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्ण तो हट है। जैसे जल की एक एक बूंद इकट्ठी होकर के जो है घड़ा भरता है, स हेतु सर्व विद्वान धर्मस्य च धनस्य, वैसे ही सर्व विद्वानों ने कहा है। ठीक है, सर्व विद्वानों ने के पास धर्म और धनस्य, धर्म और धन धीमे धीमे होकर के इकट्ठा होता है। जैसे कि एक एक बूंद इकट्ठी होकर के क्या होता है, घड़ा पूर्णतः होता है, घड़ा पूर्ण होता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए 9वां प्रश्न। निम्नलिखित वाक्य में प्रयोग कीजिए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी अन्न जल पूरा हो जाना। एक का पूछ रहा है भाई, सबका पूछ रहा है, प्रयोग कीजिए। किसी एक का पूछ रहा है, मैं सबका बता रहा हूँ। अन्न जल पूरा हो जाना का मतलब है कि मृत्यु प्राप्त हो जाना। कह देते हैं बोले भाई अब इसका अन्न पानी पूरा हो गया। ठीक है, चल बसना। अपना ही राग आलापना, यानी अपने ही कहना, दूसरे की नहीं सुनना। दाल में काला होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। ठीक है भाई, सूरज को दीपक दिखाना। ठीक है, ये क्या है? सूरज को दीपक दिखाने का मतलब है मूर्ख कार्य करना। भाई सूरज को कैसे दीपक दिखाओगे, सूरज तो दीपक है ही खुद। ठीक है, तो ये मूर्ख कार्य करना। प्रयोग आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने तीनों का अर्थ बता दिया। इससे आगे चलते हैं भाई। ठीक है, देखिए बेटा ये अपठित आएगा आपके लिए। ठीक है, अपठित आएगा, और अपठित भी कै नंबर का आएगा? मात्र आपके 5 नंबर का आएगा। आपको इसी में से प्रश्नों के उत्तर छांटने को मिलेंगे भाई। मैं छांटे हुए हूँ इसमें प्रश्नों के उत्तर, आप देख लेना। ठीक है, देखो बेटा, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांग होने का भी इस कार्य क्षेत्र के चक्रव्यूह में पढ़कर जिस प्रकार से सुरक्षित होना, सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है। ठीक है, मैं पढ़ नहीं रहा, आप पढ़ा लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे देख लेना।
तो पूरे का मैंने आंसर छांट दिया। आप देखिए, सुखी होने के साथ और क्या होना प्रियतम साध्य होता है। भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने उतना ही कर दिया। देख लीजिए, सुखी होने के साथ और क्या होना प्रियतम साध्य है, तो मैंने लिखा है क्या, देखिए, उसी प्रकार निर्भय होना भी। ठीक है, हाँ, उसी प्रकार निर्भय होना भी। जिसके प्रकार सुखी होना प्रियतम साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय होना भी क्या होता है, हमारा जो है प्रियतम साध्य होता है। ठीक है, सुखी होने के साथ क्या होता है, निर्भयता होनी चाहिए। यदि निडर है व्यक्ति तो सुखी होने के साथ साथ ये भी संभव है। ख देखिए, निर्भयता के संपादन के लिए क्या क्या अपेक्षित है। तो निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें भाई अपेक्षित होती हैं। पहली तो यह है कि दूसरों को हमने किसी प्रकार का भय या कष्ट न दे हो। दूसरी यह है कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। ठीक है बेटा, तो ये दो बातें इसकी होंगी। खैर, ग देखिए आप, ग में लिख रहा शील, शीर्षक और पुरुषार्थ जैसी व्यक्तियों का संबंध क्या भाई। ठीक है, तो किसी को न डराने, ये क्या है, शक्ति, पुरुषार्थ और शील का क्या मतलब है, किसी को न डराना है। वो आपसे नहीं डरे, आपको उसे डरा कर अपना कार्य नहीं निकालना। यही हमारे शील, शक्ति, पुरुषार्थ जैसी वृत्तियों का संबंध है इनसे। ठीक है, भय नहीं दिखाना किसी को। अगर देखेंगे भाई अथवा में इसे नहीं करेंगे तो इसे कर देंगे। पढ़ के नहीं बताऊंगा, केवल आंसर बताऊंगा भाई। ठीक है, समय ज़्यादा हो जाएगा। हृदय की प्रत्येक धड़कन को क्या कहा गया है, तो देखिए किसे कहा गया है भाई, हृदय की प्रत्येक धड़कन को बताइए, इसमें से छांटेंगे हम। देखिए ये लिखा हुआ है, हृदय की प्रत्येक धड़कन कार्य है, कार्य को कहा गया है बेटा। देखिए हृदय की इसमें से आपको आसानी से मिल जाएंगे छांटने में, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, हृदय की प्रत्येक धड़कन कार्य है। अब ख देखिए, छोटे छोटे कर्मों की समष्टि में क्या तात्पर्य है भाई, छोटे छोटे कार्यों की समष्टि में बताइए क्या कारण है, छोटे छोटे कार्यों। तो ये देखिए, जो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि जैसे होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम समुद्र किनारे मालूम होता है तो एक बड़ी आवाज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो जाएगा, हो रही है। ख का, ग का देखिए, इंद्रिय ग्राह्य और समष्टि शब्दों का अर्थ क्या है। इंद्रिय ग्राह्य का मतलब है जिसे इंद्रिय जो ग्रहण कर ले। ठीक है, जिसे इंद्रिय ग्रहण कर ले। समष्टि का मतलब जो शामिल हो जाए। अच्छा, अब देखिए छोटे छोटे कुछ प्रश्न है भाई, इसे देखेंगे बेटा हम। देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ चयन करके लिखिए। अनिष्ट, अनिष्ट। तो अनिष्ट, पहले अनिष्ट का अर्थ होता है भाई क्या, बुरा। बुरा नहीं होता भाई। ठीक है, तो हाँ, पहले का होता बुरा और दूसरे का अनिष्ट। ये ए ही सही हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा बेटा। ठीक है, ए हमारा सही हो जाएगा। बुरा और दूसरा अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठा रहित। इस बुरा, ठीक है, इस अनिष्ट का मतलब दूरस्थ नहीं है, अनंत नहीं है। अब देखिए इसका, देखिए भाई, अब ये है मात्र। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा मात्र, भाई समझते रहेंगे। हाँ, मात्र। तो ये मात्र माने होती है गिनती या संख्या, और ये मात्र माने होते हैं माता, या इस मात्र माने होती है केवल। ठीक है, और इस मात्र माने माता। तो भाई देखो, माता का मात्र एक में ही आया है, ये मात्र माने माता होता है, तो हमारा बै सही होगा बेटा, बै सही हो जाएगा। केवल, मात्र माने केवल, और माता माने मात्र माने भाषा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ हैं भाई। किसके हैं भाई दो शब्द अर्थ। तात माने पिता भी होता है। ठीक है, तात हम जो है पुत्र के लिए भी लगा देते हैं। ठीक है, सुर भी हम गाय के लिए भी लगाते हैं, सुर भी हम यमुना के लिए भी लगाते हैं। एक शब्द के, शिखा चोटी के लिए भी होती है भाई। ठीक है, शिखा पर्वत की चोटी भी होती है। मधु शहद भी होता है, मधु कामदेव भी होता है। कोई से का एक का हम अर्थ लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे गए, निम्नलिखित वाक्यांशों में एक सही शब्द का चयन करिए जो कम बोलता है। तो कम बोलते का हो जाएगा बेटा, बातूनी नहीं होगा भाई, मितभाषी। मित माने कम, भाषी माने बोलने वाला, सही हो जाएगा। जो बूढ़ा न हो तो अमर नहीं भाई, अमर होता है जो नहीं मरता हो। जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर, बी सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या सही हो जाएगा, बी। अब देखिए, निम्नलिखित में से भाई किन्हीं दो वाक्यांशों को शुद्ध करें।
मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ। अनेकों नहीं होगा भाई, अनेक होगा। को विछान देंगे, इसमें ओ की मात्रा गलत है। सीता ने पुस्तक लिखा, लिखा नहीं है भी, लिखी है, ये शुद्ध हो जाएगा। गमला मेज में रखा नहीं है, बताइए। मेज पर है भाई, मेज पर, ठीक है, मेज पर रखा भाई। मैं महेश को पढ़ाया, मैंने आ जाएगा भाई, ने, मैंने महेश को पढ़ाया, ठीक है। चारों मैंने शुद्ध कर दिए। अब देखिए, अब अभी करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का क्या है भाई स्थायी भाव? शोक, ठीक है, शोक हो जाएगा। और उसमें भाई आप उदाहरण दोगे तो उदाहरण दे दीजिए। अभी तो रचेते हल्दी महात, ऐसा क्या कर गया परमार्थ, इस तरीके से जो है उत्तरा का उसमें विलाप है, ठीक है बेटा। और इससे ख है हमारा अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार। अनुप्रास में क्या है भाई, जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। या उत्प्रेक्षा का क्या हो जाएगा भाई, जहाँ मनु मनोजनो की संभावना, ठीक है, मनु मनोजनो ऐसे शब्द आते हैं, या उपमा में उपमेय की जो है क्या होती है, संभावना होती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो नीलमणि शैल पर आता प्रभा, ठीक है बेटा। अब देखिए चौपाई में भाई 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं, पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण में कितनी होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं भाई। इससे आगे आ जाएगा भाई, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के आवेदन के लिए संबंध में पत्र लिखिए भाई। इसमें बैंक मैनेजर के लिए आप जो है कि सेवा में श्रीमान बैंक प्रबंधक, जौन सा बैंक होगा भी लिख देंगे कि सेवा में श्रीमान, मैं जो अपनी शिक्षा पूरी करना चाहता हूँ, मुझे इस तरीके से भाई शिक्षा के लिए ऋण की जरूरत है, श्रीमान जी से निवेदन है आप मेरी सहायता करिए, ठीक है। या पर्यटन स्थल की यात्रा का वर्णन कर देंगे। और भाई 14वें प्रश्न में, लास्ट प्रश्न में क्या है, आप शैली में निबंध लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण का, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, या वर्तमान संसार में नारी शिक्षा, या साहित्य और समाज का संबंध, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये पेपर पूरा जो है सोल्व कर दिया मैंने, ठीक है। आप भाई ध्यान देंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक एक दिन चेक करके, एक दिन इंटर और एक दिन आपका हाई स्कूल का पेपर मैं रोजाना देता रहूँगा। और आप भाई मेरे जो है मुश्किल से 8-10 सेट होंगे, इन्हें देख लेना, हिंदी में से कुछ नहीं बचेगा। ये मेरा जो 100% विश्वास है बच्चों, एक भी प्रश्न इनमें से नहीं बचेगा यदि आपने मेरे प्रैक्टिस सेट जो मुश्किल से 8-10 ये देख लिए, ठीक है। तो भाई थैंक यू, ठीक है। ठीक है बेटा, थैंक्स। GSM हिंदी पॉइंट को भाई सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।